हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार। देखिए, हमारा जो कंटेंट इस समय चल रहा है वो चल रहा है टॉप 30 क्वेश्चंस का, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, इसमें मैथ के 25 सवाल हैं और 5 रीजनिंग के होते हैं, जो कि आर्मी एग्जाम्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ यानी अर्धसैनिक बल जितने भी हैं और जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कृपया इन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं सवालों की ओर। देखो भैया, पहला सवाल कह रहा है कि दो अंकीय संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। देखो जरा, इसको कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ये दो अंकीय संख्या का लफड़ा क्या है। देखो, जैसे कि मान लो कोई संख्या आपने ले ली, कितनी, अरे भाई कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपने ले ली है 81। अब अंक बदलने पे संख्या ये दो अंकीय है, इसको बदल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 18। घटाओ, 11 से 8 गए कितने 3, 7 से 1 गया 6। ठीक है, कितना बचा। ऐसे ही और कोई संख्या ले लो आप, 57 ले ली, 57 का आ जाएगा 75। घटा लीजिए, 15 में से 7 गए कितने बचे 8 यानी 1। एक्स वाई जेड कोई भी संख्या लेंगे, 93 है 39, 13 से 9 गए 4 और यहाँ पे बचे 8, 8 में से 3 गए 5। यानी जो भी संख्याएं ये बच रही हैं उसी संख्या से उसके जो है अंक बदलने पे यानी परिवर्ती संख्या होती है, उसको अगर हम कभी भी हम देखें तो हम जो संख्या प्राप्त करेंगे अंतर, वो हमेशा 9 से भाज्य है। कितने से भाज्य है 9 से। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अंक बदलने पे जो संख्या है वो 9 से भाज्य प्राप्त होती है। नेक्स्ट में क्या है कि जैसे इसमें कह रहा है कि 93 थे, कितने थे 93। अगर हम 54 घटा दें, क्या घटा दें, तो देखो 13 से 4 गए कितने बचे 9, 8 में से 5 गए कितने बचे 3। अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सवाल हमें दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इतने घटा दिए जाएं। जब घटाने को कहेगा तो बड़ी संख्या आएगी और जब जोड़ने को कहे तो छोटी संख्या आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे जरा देखिएगा, अब हमसे कह रहा है कि दो अंकीय संख्या है, उसके अंकों का जो योग है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना दे रखा है 10। अब कह रहा है कि 36 घटा दिया जाए। भाई घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, सब अंतर होता है, यानी कि अंतर लिखेंगे इसे। कितना है 36। 9 से भाग करेंगे। 9 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि हर एक संख्या ऐसी ही प्राप्त होती है जो 9 से कट जाती है। ठीक है, 9 चौक 36, अर्थात अंतर कितना आ गया 4। अब हमें दो ऐसे अंक लाने हैं जिनका जोड़ तो 10 आए और अंतर कितना आए 4। ठीक है, तो जरा देखिए, हम यहाँ पे दो अंक निकालते हैं। एक, जब भी योग अंतर का कोई भी सवाल हो तो यहाँ पे जब एक बड़ी और एक छोटी, यानी कि यहाँ पे बड़ा अंक आएगा, बड़ा अंक, और एक है छोटा अंक। ठीक है, दो अंक प्राप्त होंगे हमें, एक बड़ा अंक आएगा और एक आएगा छोटा। बड़ा अंक हमेशा तब आता है जब योग और अंतर को जोड़ के आधा किया जाता है, अर्थात हमारा 10 + 4 बटे में कितने 2। 10 और 4 14, 14 के बटे में 2, 2 सत्ते 14, अर्थात कितना आ गया 7। छोटा अंक कब आएगा, जब हम घटाकर आधा करेंगे। 10 - 4 बटे 2, अर्थात 10 में से 4 गए कितने बचे 6 बटे 2, 2 तियां 6। अब हमारे पास दो अंक हैं, एक है 7 और एक कितना है 3। ठीक है, तो इनमें जब भी हमें संख्या पता करनी हो कि भाई अब इनसे दो संख्याएं बन सकती हैं, या तो संख्या 73 बन जाएगी और या संख्या कितनी बनेगी 37। भाई इन दोनों के अंकों का प्रयोग करके संख्या बनेगी या 73 या 37। ठीक है, तो हमने कहा कि जब ये कहे घटा दिया जाए, ठीक है, तो आपका आंसर बड़ा होगा। ठीक है, बड़ी वाली संख्या। और अगर यहाँ पे लिखा होता जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर होता छोटी संख्या। फिलहाल हमसे कह रहा है घटा दिया जाए, तो हमारा आंसर 73 होगा, यानी कि ये आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आराम से ऐसे समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल में देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ रुपया थे, पता नहीं कितने रुपया थे। ठीक है, कह रहा है भाई अपने धन का 25% दान कर देता। अब भाई उसके पास कुछ रुपए थे, 25 दान कर देता, उसके रुपया हैं कितने भी हों वो दान कर सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए, कह रहा है कि 25% दान कर दिए, शेष धन जो बचा, अब उसके 60% से कुछ वस्तुएं खरीद ली। अब जो धन बचा है उसका 75% आवागमन पर खर्च हो गया। अब उसके पास 90 रुपया शेष हैं, तो कह रहा है प्रारंभ में कितने थे। देखो दो कॉन्सेप्ट हैं,
या तो हमें रुपए पहले के दिए हों या फिर रुपया अंत के दिए हों कि इतने बचे हैं। तो जब अंत का दिया है तो उल्टा सब कुछ सॉल्व करेंगे, और अगर प्रारंभ का दिया है तो सीधा सीधा। ये उल्टा सीधा क्या है वो समझिएगा। ये भैया कितने रुपए हैं, 90। ठीक है, अब शुरू से चलते हैं। उसने पहले हमसे कह दिया 25% तो दान कर दिए, तो 100 रुपया अगर हम मान लें तो उसने 25 दान कर दिए, बचे कितने, 75। अब हम इसे उल्टा लिखेंगे, यानी कि 100 बटे कितने, 75। ठीक है, फिर अगली लाइन पे आओ। कह रहा है जो बचा, अब जो बचा है वो 100% हो गया उसका। ठीक है, कह रहा कि जब शेष कह दे तो 100% में से ही घटाना है। कह रहा है 60 में से 60%, यानी कि 60% फिर वस्तुएं खरीदनी। तो कह रहा पहले तो 100 थे, 60% अगर खर्च कर देगा तो कितने बचेंगे, 40। कितने बचेंगे, 40। देखिए जरा यहाँ से 40 हो गए। अब कह रहा है शेष बचे धन के 60% से कुछ वस्तुएं खरीद ली। अब जो धन बचा उसका 75% तो आवागमन पे खर्च हो गया। भैया 100 मान लो बचे थे, उनमें से 75 आवागमन पे खर्च हो गए, तो बचे कितने, 25। कितने बचे। अब ये हमारा जो आएगा वो शुरुआत का धन आ जाएगा। अगर हमें शुरुआत का धन दिया होता तो हम इन सबको सीधा ही हल करके लिखते। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। काटिए, 25 तियां 75, 25 चौका 100। अब 25 चौका 100, 4 से 4 ढाई 40, एक जीरो से आप एक जीरो काटिए, 3 तियां 9। अब यहाँ पे बचा कितना है, 3 चौक 12, और यहाँ से 2 जीरो बचे हैं, अर्थात उसके पास शुरुआत में 1200 रुपया थे। कितने रुपए थे, 1200। ठीक है, समान समझ गए। अगला सवाल है, कह रहा है इनको सरल करना है। भाई इनको क्या करना है, सरल का मतलब है जोड़ना घटाना, जो कुछ भी दिया हो वो करना। देखो यहाँ पे तो 20 है, इनका 5 चौक 20, तो इनका पहले ले लीजिए, यानी कि सबका हम या तो लासा ले लें इकट्ठा। कितना आ गया, 20। कितना, अब 5 चौक 20। ठीक है, तो 4 बार जाएंगे, या फिर इनसे त्रियक इनकी गुणा कर लो, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए। 4 तियां 12, 5 एकम 5, और ये तो 20 में है तो इन पे के नीचे कुछ नहीं करना है। अब 12 और 5 कितने हो गए, 17, और -7 बटे में कितना, 20। ठीक है, तो ये बचे कितने आपके, 10, और बटे में कितना, 20। तो 0 से 0, 1/2 का मतलब 0 पॉइंट कितना होता है, 5। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी कि 0 पॉइंट कितना, 5। ठीक, तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो इसी टाइप से होंगे। आगे सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो कितने रुपया है, 124। तो जब भी कभी हमें अंतर दिया हो, क्या दिया हो, अंतर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम पहले अंतर ही लिख लेंगे, 124, और 2 वर्ष का है 10% की दर से, कितने रुपए का है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसके हल करने के। हम पहले तो देखते हैं कि अंतर निकालते कैसे थे, वहां पे चलिएगा जरा। देखो कुछ धनराशि दे रखी हो, जैसे कि मान लो आपको दे दिया कि भैया 1200 रुपया है, दर 25% ले लो, और 2 वर्ष है तो 2 बार, तो बस यहाँ से 25 बटे कितना 100, 25 बटे कितना 100। अब यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गए, 25 चौका 100, 4 तियां 12, 25 तियां 75, यानी कि आपका जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 रुपया। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये हमने यहाँ पे धनराशि रखी थी, और हमारा क्या आया था, अंतर आया था। क्या आ गया था, अंतर। तो देखिए जरा यहाँ से, अब हमें अंतर दिया है तो इन सबको क्या करिए, उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि अंतर है 124 रुपया, गुणा में 100, और बटे में 10 है, गुणा फिर 100, और बटे में कितना है 10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, इनकी गुणा कर दो, 12,400 रुपया। कितना आ गया आपका आंसर, 12,400। ठीक है, तो ये अब हमें ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना साधारण ब्याज निकालना है, सीधा सीधा इसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर लिखेंगे, गुणा 100 बटे दर, गुणा 100 बटे दर 2 वर्ष का है तो 2 बार लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है वो आया 12,400 रुपया। नेक्स्ट सवाल, कह रहा 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा जो है 12 है। स्पीकर की आवाज कम कर दो। देखिए कह रहा है 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। ठीक है, तो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में हैं, 4:5। अब कह रहा है इनका जो मासा दिया हुआ है, क्या है, मासा।
मासा कितना है 12। अच्छा मासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में हो, जैसे मान लो एक संख्या आपकी 6 है और एक कितनी है 8 है, तो यहाँ से जो मासा निकालेंगे आप, 2 तियां 6, 2 चौक 8। अब ये संख्या हो गई, यानी कि संख्याओं में अनुपात हो गया 3:4 और मासा हो गया 2। अगर हम इनकी गुणा कर दें, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, यानी कि संख्याएं हमारी निकल आएंगी। अब हमसे पूछ रहा है कि लासा कितना होगा। जरा इसी बात पे यहाँ पे देखिएगा, लासा कैसे निकाल लोगे। तो भैया अब यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इन सब की क्या कर लेते हैं गुणा। 4 तियां 12 दूनी 24, अर्थात इनका लासा अगर आप निकालना चाहेंगे तो इनका लासा कितना आएगा 24, जब संख्याएं 6 और 8 थी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है, यानी कि जब भी लासा चाहिए हो तो जो संख्याओं का अनुपात होता है वो और जो मासा होता है वो, इन सब की गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। 5 चौक 20, 12 दूनी 24, अर्थात हमारा जो लासा है वो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। कितना आ गया है 240। ठीक, अगला सवाल है कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 120 रुपए पे बेचकर 10%, एक पर 10% लाभ, दूसरे पे 10% हानि। देखो ऐसे में जब भी एक समान मूल्य पर बेचा हो, शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो विक्रय मूल्य हो वो समान हो। विक्रय मूल्य कैसा हो, विक्रय मूल्य समान हो। कैसा हो, समान हो। ठीक है, तो और ये दर हमें पहले 10% लाभ फिर 10% हानि। अगर कभी भी ऐसा दिया होता है तो हमेशा हानि ही होती है जब बराबर लाभ और दर हो। और लाभ और जितना लाभ है, लाभ और हानि दोनों कैसे हों, बराबर हों, तो सदैव हमें क्या होती है, हानि होती है। सदैव क्या होगी, हानि। सदैव क्या होती है, हानि। इस बात को कंफर्म रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो कितनी हानि होगी ये बात और कंफर्म करनी है। कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है 10% लाभ है और 10% क्या है, हानि। तो इन्हीं की आपस में गुणा कर लेते हैं। कैसे करके करेंगे वो जरा देखिएगा। यानी कि हम मान ले रहे हैं 100 रुपया की चीज़ है और 10% पहले पे हानि है और दूसरे पे 10% क्या है, लाभ, बटे कितने हो गए 100। तो 100 से 100 खत्म, 1 2 0, यानी कि हमारा कितना हो गया, सॉरी 1% क्या हो गई, हानि। 1% हानि। अच्छा वैसे हम लोग कैसे निकालते थे, वैसे हमेशा ये निकालते हैं कि या तो इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर इनकी दर निकालेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी आए तो ये जो हमें धनराशि दे रखी होती है ये सिर्फ एक छलावा दिया होता है, इसका कोई प्रयोग नहीं करना है। सही है, या आप और दूसरा कोई सवाल निकालें तो भी ऐसे ही निकाल। जैसे मान लो कि आपका 20% है और कितना है 20% है, ये है कि लाभ और हानि की दर हमेशा कैसी थी, बराबर। तो जरा देखिए यहाँ से, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 2 दूनी 4% ही हानि आएगी। कितनी आएगी, सही है। तो ऐसा जब भी कभी सवाल आए तो तुरंत उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे भाई 25% हानि है और दूसरे 25% एक पे लाभ और एक पे क्या है, हानि है, तो यहाँ पे एक पे लाभ था और एक पे क्या थी, हानि थी। यहाँ भी यही था, कह रहा है 10% का लाभ है और दूसरे पे 10% की क्या है, हानि। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि इस पे कितने % हानि आएगी। ये तो निश्चित है कि हानि ही आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/8 चाल से जाए तो वह 24 मिनट देरी से पहुंचता है। जरा देखो इन पे सूत्रों पे चलते हैं। एक होता है समय, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और एक होती है चाल, चाल बराबर आपने पढ़ा होगा दूरी बटे समय। तो जरा अगर हम इसे कांस्टेंट कर दें तो ये चाल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय के। ठीक है, यानी जितनी तेज चलेगा उतना कम समय और जितने धीरे चलेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। ये सवाल हमारा कह रहा है। तो यहाँ पे भी ये है। अब हमें दे रखी है गति, तो समय हो जाएगा उल्टा, यानी 5/8। सामान्य चाल से जाएं तो कितना लगेगा 8 और वो सॉरी 5, और अब लग रहा है कितना 8। फिलहाल ये 5 और 8 दिया, पहले गति 8 थी अब कितनी है 5 है। ठीक है, तो कह रहा है 24 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितनी देरी से पहुंच रहा है, 24। देरी हो पहले हो वो सब अंतर होता है, तो इनका जो अंतर है, इनका अंतर कितना है आपका 3 है। कितना है 3। पूछ रहा है सामान्य चाल वाला समय, तो ये रहे, तो यानी गुणा 5 कर लो, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40।
अर्थात कई मिनट लग जाएंगे, उसे 40 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट हो जाएंगे, कोई दिक्कत है ऐसे में। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा आए तो आप इसको तुरंत यहाँ क्या करना, हमेशा यहाँ पे अंतर ही दिया होगा, क्या दिया होगा, अंतर। यानी 24 मिनट, अगली बार हो सकता है धीरे जाए तो भैया प्लस कर दिया हो, यानी कि जल्दी पहुँच जाए तो भी अंतर ही होगा। तो हमेशा मिनट लिखना, इन दोनों का अंतर ले लेना, और गुणा में जो भी पहली चाल है, सामान्य पूछे तो ये, और जो अभी जा रहा है उससे ये, यानी कि 8 वाला। ठीक है, तो जो ऐसा पूछे वैसा लिख लेना है यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है ए बी व सी में एक पुरस्कार राशि 6 7 8 के अनुपात में बांटी गई। कितने अनुपात में, किसमें किसमें, ए बी और सी में 6 अनुपात 7 अनुपात कितने, 8 के अनुपात में बांटी गई। यानी कि अगर ए को 6 रुपया मिले तो बी को 7 मिले और सी को कितने मिले, 8। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सी को मिले 52,000 रुपया। ये 52,000 रुपया जो मिले हैं, ये किसको मिले हैं, सी वाले को, और सी को यहाँ पे कितने मिले हैं, 8। गुणा में हमसे पूछ रहा है ए व बी की कुल धनराशि, कुल धनराशि का मतलब इन दोनों का जोड़, 7 और 6 13, ये बात हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो गुणा में लगा दो भैया, कितने, 13, काट दो, 8 छंग 48 और 4 बचे, 8 पंजे 40 और 2 जीरो, इनकी भाई गुणा कर लीजिएगा, जीरो आ गया, फिर जीरो, 13 पंजे 65 के 5 हासिल कितने, 6, और 13 छक 78, 78 और 6 कितने हो गए, 84। अर्थात इन दोनों को मिला करके 84,500 रुपया मिले होंगे। कितने रुपया मिले हैं, 84,500। ठीक है, तो हमें लग रहा है आराम से समझ में आ गया होगा, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, ये देखो दोनों सूत्र बेस पे आधारित है भाई, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने सुना होगा ये वाला लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ तो उसमें तिगड़म फैल जाएगा थोड़ा सा। क्या करेंगे, सीधे सीधे खोल देंगे इसे सूत्र द्वारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये वाला जो होता है ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, हमने इन्हें डायरेक्ट खोल लिया। अब इनमें ओपन कर लो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस से है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2xy। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 2xy ये 2xy वो, अर्थात आपके पास अब कितने xy बचे हैं, 4xy। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा डी वाला, यानी कि इसका आंसर हो गया कितना, 4xy। ठीक है, अगले ये देखो, ये भी सवाल होता है सूत्र पे ही आधारित, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे ए प्लस बी। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो क्या करते हैं कि इसमें एक सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर वैसे हम करें तो डायरेक्ट करना चाहें तो क्या करते हैं, यहाँ पे भैया घात 1 है और यहाँ पे घात कितनी है, 3, तो इसकी भी घात 3 कर देंगे, 5 की घात 3 माइनस फिर इसी का तिगुना, अर्थात 3ab होता है इसलिए। ठीक है, तो 5 25 पंजे 125, यानी कि ये प्लस है तो माइनस करना है आपको, क्या करना है, और अगर माइनस होता तो प्लस करना होता। देखिए जरा यहाँ से, 5 25 पंजे 125, 5 तियाँ 15, अर्थात आपका कितना आंसर आ जाएगा, वैसे 10। कितना आ जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी ये क्यूब दिया है तो आप इसका भी क्यूब करेंगे और तिगुना घटाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस कर लेते, प्लस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र में जब प्लस होता है तो हर जगह पे प्लस ही प्लस आता है, और उधर जैसे ही ले जाएंगे तो आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर ये बताना है, 1 प्लस माइनस ले लो, 1 माइनस 1/22 और बराबर में यहाँ पे 7 हो, तब बाई की घात 3 माइनस 1/22 की घात 3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिलहाल तो आपका इस वाले का तो आंसर कितना था, 110। अगला सवाल है, कह रहा है ए व बी की आयु में 5:6 का अनुपात है। बहुत बढ़िया है भाई, देखो ए और बी की आयु में का अनुपात दे रखा है, 5:6, जबकि 3 वर्ष बाद ए की आयु 28, यहाँ पे बात गायब है भाई,
देखो 3 वर्ष बाद ए की आयु 28 हो जाएगी। जैसे कोई आपसे कह दे कि 3 साल बाद तुम 28 के हो जाओगे, तो अभी हुए नहीं हैं, होंगे, तो अभी हैं कितने के, तो भाई घटाना ही तो पड़ेगा। यानी कि 28 का होगा ये 3 साल बाद, तो 3 घटा देंगे, अर्थात ये अभी कितने का है, 25 का। कौन अभी 25 का है, ए की वैल्यू कितनी है, 5। पूछ रहा है बी की आयु कितनी है, 6। तो 5 25, 5 छक्का 30, यानी बी अभी कितने का है, 30 वर्ष का। लेकिन पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ देंगे, अर्थात 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल कह रहा है सरल कोण का मान। देखो सरल कोण का मतलब है कि जो आसानी हो, सरल हो, है ना। तो इस सरल की जगह पे आपको हो सकता है कल को वो कह दे रेखीय कोण का मान बताओ, क्या बताओ, रेखीय कोण। हो सकता है कह दे ऋजु कोण का मान बताओ, क्या बताओ, ऋजु कोण। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेखीय का मतलब एक रेखा पर बना कोण, ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 180। तो पहली बात तो सरल कोण का मान कितना हो गया आपका, 180। इस 90 डिग्री वाले को कहते हैं आप समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण। और 360 वाले को कहते हैं संपूर्ण कोण, क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। ठीक है, और ये वाला आपका कहलाता है सरल कोण, क्या कहलाता है, सरल कोण। तो समझ गए होंगे। अगर आगे इनमें से कोई भी आए तो अब आप लिख सकते हैं। सरल कोण के दो और नाम है, एक रेखीय कोण और एक ऋजु कोण। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है सदैव, समकोण का मान 90 होता है, और ये 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। 0 डिग्री का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 0 तो 0 ही है। ठीक है, अगर इसकी कुछ वैल्यू होती यानी 90 से नीचे जो भी होता तो न्यून कोण हो जाता। ठीक है, अगला कह रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 56 वर्ष है, कितनी है, 56। उनमें से एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर नए व्यक्ति के आने से 2 वर्ष की कमी हो गई। भाई लोग कितने थे, 10 व्यक्ति थे, एक गया और एक आया, यानी कि 10 के 10 रहे। ठीक है, तो एक व्यक्ति गया है और एक आ गया है, तो लोग तो 10 के 10 रहे। कह रहा है कि औसत में जरूर 2 वर्ष की क्या हो गई, कमी। तो कमी कर लो भैया, औसत में कमी है, 10 दूनी 20, यानी कि टोटल कमी कितनी हो गई, 20 वर्ष की। कितनी कमी हो गई, 20 वर्ष की। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि औसत आयु थी 56, कितनी थी, तो 56 से इसे घटा लीजिएगा। भाई देखो यहाँ 6 और यहाँ पे 3, यानी जो नया व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है, नए व्यक्ति की जो आयु है वो है 36 वर्ष। कितनी है, ठीक है। तो ये इसी टाइप से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, बी वाला, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु है 36 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है एक विद्यालय में 480 लड़के हैं और 270 लड़कियां। भाई 480 क्या हैं, लड़के, और लड़कियां कितनी हैं, प्लस कर लो, लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 270, दोनों को जोड़ लो, 0 8 7 15, 4 2 6 और 1 7, यानी कि कुल जो छात्र हैं वो कितने हो गए, 750। पूछ ये रहा है कि लड़कियां कै % हैं, तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है, यानी लड़कियां हैं 270, कितने में से, टोटल कैसे ही परसेंटेज निकलती है, 750 और गुणा में कितने, 100। ठीक है, तो 0 से 1 0, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और 3 नेम 27, 9 चौक 36, अर्थात जो लड़कियां हैं वो लड़कियों का जो प्रतिशत है, लड़कियों का प्रतिशत वो कितने % हैं, लड़कियां हैं 36, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा आ गया है, आपका डी आंसर है। अगर हमसे लड़कों का पूछा होता तो लड़के कितने थे, 480, तो इनका निकाल देते, 480 थे, कितने में से 750, गुणा में 100 लगाते, 0 से 0, तियाँ 75, चौका 100, 16 तियाँ 48, 16 चौकू 64, अर्थात लड़के कितने % हो जाते, 64%। ठीक है, अगला सवाल देखें, कह रहा है 1600 रुपए पर 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यानी मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है आपसे, मिश्र धन। तो जरा समझिए, यहाँ पे जो भी सवाल निकालना है, कह रहा है कि भैया 16,000 रुपए हैं,
कोई सूत्र 1600 सॉरी 25% है, यानी जो 100 रुपया होते हैं वो कितने हो जाते हैं 125। और कितनी साल तक हो रहा है ये प्रक्रिया 3 साल। तो 3 बार लिख लो 125/100 गुणा 125 बटे कितने 100। काट लो 25 पंजे 25 चौका 25 पंजे 25 चौका 25 पंजे और ये भी भाई कट गए 4 चौक 16 एकम 16 हो गए। इन्हें फिर काट दो कितने 25 चौका 100। तो इन सब की गुणा कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 125 पंजे 625। अब 625 की आप 5 से गुणा करेंगे 5 25 5 दूनी 10 और 2 12 5 छक्का 30 और 1 31। अर्थात कितने रुपया हो जाएंगे 3125 रुपया। कितने हो जाएंगे 3125। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी वृत्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों में, ये देखो कह रहा है कि ये एक वृत्ताकार पथ है, उसके बाहरी और आंतरिक जो परिमाप दे रखे हैं इनमें अनुपात दिया है। तो भाई एक बात पहले समझिएगा, एक तो होता है वृत्त, एक होता है वर्ग और एक होता है घन। ठीक है। इनमें एक ही काम होता है, इनमें एक होती है भुजा त्रिज्या। क्या होती है? तो जब भी कभी वृत्त की बात करें तो वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं पहले तो वो समझिए। एक तो होती है आपकी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। एक होता है आपका व्यास, एक होता है परिमाप और एक होता है क्षेत्रफल। ठीक है। इन के सिवा और कुछ भी निकालना नहीं है। तो जब भी हम त्रिज्या को नापते हैं तो भी काय में नापते हैं, किसी इकाई में नापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। ऐसे ही व्यास को भी काय में मापा जाता है, किसी इकाई में। परिमाप को भी काय में मापा जाता है, इकाई में। लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल की बात आती है तो आपका मापा जाता है किसमें? वर्ग इकाई में। ठीक है। अर्थात इन तीनों का जो इकाई है वो कैसी है? बराबर है। इकाई बराबर है तो अनुपात भी बराबर है होगा। जैसे हमसे यहाँ पे कह रहा है परिमापों में, किसमें अनुपात दे रखा है? परिमापों में। परिमापों में क्या अनुपात है? 14 अनुपात कितना? 11। ठीक है। अब कह रहा है पथ की चौड़ाई इतनी है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो भैया ये चौड़ाई का मतलब है इन दोनों त्रिज्याओं का क्या है? अंतर। क्या दे रखा है? यानी कि ये आप R1 मान लीजिए और ये मान लो R2, इनका अंतर है तो है। अंतर दिया है कितना? यानी परिमाप। अच्छा हम यह बता रहे थे कि अगर हमें कभी परिमाप का है तो हम उसे इकाई त्रिज्या लिख सकते हैं, व्यास लिख सकते हैं, परिमाप तीनों का एक ही होता है। अर्थात ये जो परिमापों में दे रखा है यही अनुपात किस में आएगा? त्रिज्याओं में। किस में आ जाएगा? त्रिज्याओं में। क्योंकि इनकी इकाइयां आपस में कैसी हैं? बराबर। तो यानी कि त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया? 14 अनुपात 11। अब कह रहा है कि पथ की चौड़ाई 14 मीटर है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 14। तो इनमें अंतर है कितने का? 3 का। सही है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 11। कितनी है? 11 है। ठीक है। तो बस इनका आंसर आ जाएगा आपका, इनकी गुणा करो 14 एकम 14 और 1 15 और बटे कितने 3। तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, लगभग में ये 51 आ रहा है भाई। इसमें आंसर आपका ये टाइपिंग मिस्टेक है फिलहाल, या आप सीधा सीधा इसी को ऐसे 51.33 आ जाएगा। ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा, या फिर आप ऐसे ही लिख दीजिएगा 51 सही 1/3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी मीटर है सॉरी, तो आप मीटर लिखिएगा। ठीक है। यानी कि इनका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 51 सही 1/3 आ जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है यदि P का 80%, Q का इतना है, तो P और Q का अनुपात निकालना। देखो जरा कैसे निकालना है भाई। P का 80 का की जगह पे गुणा आता है 80 बटे कितना 100 और बराबर Q गुणा 2 बटे कितने 5। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। 5 से 5 तुरंत काट दो और 2 एकम और 2 दूनी 4। अब P और यहाँ पे लिखना है Q। तो भैया ये तो अपने स्थान पे था, ये जाएगा तो ये बाद में लिखा जाता है। अर्थात इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 1:2। ठीक है। यही आपके सवाल का क्या हो गया? हल। अगला सवाल कह क्या रहा है कि इसे भाग करना है। तो यहाँ पे देखो जो घात लगी होती है उसके आधार पे या तो घातांक जो है, घातांक 2 प्रकार से दिया होता है। एक तो हमें सम दिया हो या हमें दिया हो विषम। ठीक है। तो जब भी सम दिया हो तो जो पावर लगी है
जो पावर है घातांक की वो सम है, तो हमेशा 2 पावर लेंगे, 4 पावर लेंगे, 6 पावर लेंगे एंड डॉट डॉट इस टाइप से। अगर जब कभी विषम दिया हो तो 1 पावर लेंगे, 3 पावर लेंगे, 5 पावर लेंगे, 7 पावर लेंगे, यानी डॉट डॉट बाकी पावरों का खात्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा है 17 की पावर, अभी तो ये सम है तो हमने ले ली 2, और हमें इसे डिवाइड कितने से करना है, 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 17 17 कितने हो गए, 289, और बच्चे आपको भाग कितने से करनी है, 18 से। तो भाग कर लीजिएगा, 18 से भाग करेंगे 289 को, तो भैया 18 एकम 18, कितना बचा 10, और ये 18 छक्का 108, यानी कि आपका शेष फल कितना आ जाएगा, 1। यही हमसे पूछ रहा है कि इसका शेष फल कितना होगा। तो आशा है समझ गए होंगे, जब कभी भी सम हो पावर, जैसे यहाँ पे 200 है, अगर अगली बार 201 हो जाती तो इस कैटेगरी में पहुंच जाती, तो हम या तो 1 लेते और या कितनी लेते, 3, इसकी बार 3 पावर लेते। तो अभी फिलहाल सम दी है तो हमने पावर कितनी ली है, 2। 17 का वर्ग 289, 18 से भाग कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए तो इन टाइप से करेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में आपका ये सवाल बताइएगा कि ये दिया है आपका 15 की पावर 19 और इसे हमें भाग करना है कितने से, 16 से, तो कितना शेष फल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबे, 4 सेंटीमीटर चौड़े, 3 सेंटीमीटर ऊंचे बॉक्स में अधिकतम किस लंबाई की तीली रखी जा सकती है। तो जो बॉक्स होता है वो होता है घनाभ के आकार का। कैसा होता है, घनाभ के। अब घनाभ में जो तीली रखने का मतलब है कि उसमें विकर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। तो इनकी हमें वैल्यू दे रखी है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 5 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, अर्थात सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। इसका फैक्टर कर लीजिए, 5 25 दूने 50, 5 का जोड़ा बन गया 5 बाहर, अंडर रूट में कितना 2, अर्थात इसमें जो अधिकतम लंबाई की तीली रखी जा सकती है वो 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर की रखी जा सकती है। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र जो है 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। भाई पहला जो छात्र था उसने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल। जबकि कह रहा है दूसरा छात्र जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक लेके आता है। कितने अंक अधिक लेके आता है, 42। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा आए तो आप इन्हीं को इस टाइप से लिखेंगे कि 20% लाया, फेल हो गया 30 से, 32 से लाया, 42 ज़्यादा थे। तो इनको हम जैसे ही एक जैसे चिन्ह आए, जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इनको घटा लेंगे, कितना परसेंट बचेगा, 12। ये अलग अलग चिन्ह हैं, अगर एक जैसे होते तो घटा लेते, अलग अलग हैं तो जोड़ लेंगे। यानी इन्हें जोड़िए, कितने हो गए, 12 छंग वो 72। अब काट लो, 12 छंग 72। 6 से चाहे आप इसे काट सकते हैं चाहे इसे, जैसे हमने काटा 6 पंजे 30। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 20% लाया, फेल हो गया 5 से, अर्थात वो पास कितने में हो जाता, 25% में। कितने में, हमसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना था। तो यही बात हमसे पूछ रहा है कि भैया कै परसेंट में पास होता, तो कितने में हो जाता, 25 में। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते, 6 से इसे काटते, 6 सत्ते 42, तो देखो 32% थे और ज़्यादा थे 7, तो 32 से 7 घटा लेंगे, तब भी हमारा आंसर कितना आता, 25%। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए एक बार पूरा सही तरीके से समझिएगा। फिर से एक बार सवाल क्या करना है, सवाल को लिखना कैसे है, पहला लाया है 20% और वो फेल हो गया कितने से, 30 से। दूसरा लाया 32% और जो उसे कह रहा है 42 अंक अधिक लाता है, अधिक है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब एक जैसे चिन्हों को घटा देंगे और अलग अलग चिन्हों को जोड़ लेते हैं, ये ठीक है। जैसे यहाँ पे 20 और 12 हैं, इनका अंतर कितना है, 12% है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ये प्लस माइनस है तो जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 12। तो 12 छंग 72, 6 से इनमें से किसी को काट लीजिएगा, जैसे हमने 6 पंजे 30 किए
अब इसका समझिएगा, ये हमसे कह रहा था कि वो 20% ले आया और माइनस का मतलब फेल हो गया, कितने से 5 से, अर्थात 5 और होते तो वो पास हो जाता, अर्थात कितने में पास होता, 25% में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर हमसे यहाँ से ये है उत्तीर्णांक प्रतिशत कि इतने परसेंट में पास होता, उत्तीर्णांक प्रतिशत, अगर हम इसकी गुणा 6 की गुणा 100 से कर देते तो यानी कि 600, ये आपका आ जाता पूर्णांक, क्या आ जाता पूर्णांक। अगर हमसे कहीं पे उत्तीर्णांक पूछ लेता तो उत्तीर्णांक अगली बार पूछ ले कभी तो जो 6 हैं और जो 25 आए हैं इनकी गुणा कर लो, 25 छक्का 150, अर्थात वो 150 अंकों में पास हो जाता। तो इसी सवाल के हल करने से तीनों आंसर हमारे कवर हो जाएंगे, एकदम यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आंसर आपका 25% है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:4 है, उनका देखो भैया ये भुजाओं में अनुपात दिया है, किसमें दिया है, भुजाओं में। तो भुजाओं में क्या अनुपात दे रखा है, भुजाओं में 1:4। इसमें भी बात वही है कि त्रिभुज में क्या क्या होगा, एक तो भुजा हो सकती है, एक लंब हो सकता है, एक परिमाप हो सकता है, ठीक है, एक क्षेत्रफल हो सकता है। तो भाई चाहे भुजा हो इसे भी हम इकाई में नापते हैं और लंब को भी इकाई में मापेंगे, परिमाप को भी इकाई में मापेंगे और क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापेंगे। ठीक है, जब भी एक जैसी भुजाओं वाले हों, जैसे कि हमारे पास एक होता है वृत्त, एक है वर्ग और एक है घन और एक होता है यही समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई भी हो सबके लिए यही कैटेगरी रहेगी, सब में बस इसमें भुजा की जगह त्रिज्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो इनके जिसके जिसके भी आपके क्या हैं मतलब इकाइयाँ बराबर हैं उनका अनुपात भी बराबर होगा, निश्चित है ये। ठीक है, तो कह रहा है अब हमसे भुजाओं में देके किस में पूछ रहा है, क्षेत्रफलों में, किस में पूछ रहा है, क्षेत्रफलों में। तो भाई क्षेत्रफल में इकाई का तो इकाई खाली करना क्या है, वर्ग, क्या करना है, वर्ग। तो 1 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, तो 1 का 1 हो गया, 4 का कितना हो गया, वो सॉरी 4 चौक कितने 16, 4 चौक 16। तो इनके क्षेत्रफलों में जो अनुपात आ जाएगा वो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे सवाल आराम से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है किसी परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक 71। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, कुछ क्या हैं, लड़कियां हैं। और लड़कियों ने जो है प्राप्तांक कितना है, लड़कियों का 71 है, और लड़कों का जो लड़कियों का सॉरी कितना है 73, और कह रहा है सभी का औसत प्राप्तांक 71 पॉइंट कितना है 8। ये एलिगेशन सिस्टम कहलाता है, इससे सॉल्व करेंगे। इनका अंतर 0.8 है, इनका अगर अंतर हम ले लें तो 10 में से 8 गए 2 बचे और 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, तो दोनों जगह पॉइंट है तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, ये हटा देंगे। 4 तियाँ 12 और 4 दूने 8, अर्थात इनमें अनुपात हो जाएगा कितना, 3 अनुपात कितना 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि परीक्षा में जो सम्मिलित लड़के लड़कियां थे उनमें 3 अनुपात कितने का अनुपात था 2 का। तो जब कभी भी कुछ भी आए, यानी कि जैसे लड़के लड़कियां, अगली बार इनके प्राप्तांक हों अंक या कुछ भी हो दिया हुआ, अगर ऐसा दिया है दोनों का दिया है, फिर अलग अलग दोनों का दिया है, अनुपात पूछे तो इसी टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, अगला कह रहा है टिंकू व पंकज क्रमशः 3 की और 5 की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर दोनों थे, एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, यही तो विपरीत दिशा है। इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाएगा, इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत में जो है चालें हमेशा जुड़ जाती हैं, तो इनको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है 3 + 2 अर्थात चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में घट जाती हैं, समान दिशा में चालें, समान दिशा में चालें घट जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, ये है सवाल का, देखिए जरा यहाँ से इसी बात को ध्यान रखेंगे। तो चाल ये तो अभी विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चालें जुड़ गई दोनों की, एक की 3 एक की 2, कितनी हो गई चाल 5। कह रहा है समय दिया है 2 घंटा, समय कितना दिया है, समय दिया है 2 घंटा।
कह रहा है उनके बीच की दूरी, तो दूरी बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 5 और समय कितना है 2, 5 दूने 10, यानी कि उनके बीच 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपया है, इसे 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा गया। भाई 500 रुपया अंकित मूल्य था, 2 बार 10-10 की छूट दी गई, तो पहला 90 बचा, दूसरी बार भी 10 दी गई तो 90 बचा। अगर और कुछ होता तो और भी लिख लेते। ठीक है, तो फिलहाल तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, 9 नेम 81, इनकी गुणा कर लो भाई। क्या है 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, अर्थात इनका जो विक्रय मूल्य आया 405 रुपया। कितना आ गया है? यानी कि कुर्सी को जो है 405 रुपया में बेचा जाएगा। ठीक है, अगले सवालों में देखिए, ये लिखा है कि √6 की वैल्यू ये, जब भी ऐसा कभी भी सवाल आए तो हमेशा नीचे वाली संख्या को ही पूर्ण वर्ग बनाना है। किसे बनाना है? जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है 2 बटे कितना 3, अगर हम इन दोनों को 2 से गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है 2 बटे 3, तो 2 से गुणा करेंगे तो आपका √4 बटे कितना आ जाएगा 6। इसकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो भाग करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमेशा हर वाले को ही पूर्ण वर्ग बनाना है। किसे बनाना है? सदैव हर को पूर्ण वर्ग बनाना है, हर को पूर्ण वर्ग बनाना है, वर्ग बनाना है। सही है, इस वाले को नहीं बनाना है। ठीक है, तो हर वाले में कितना लिखा है 3, तो हम इसे 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 3 दूने 6 और बटे में 3 तियां 9। अब 6 की तो वैल्यू आपके पास दे रखी है 2.45, और 9 की वैल्यू तो आपको ही पता होती है 3 है, भाग कर लो। 3 सत्ते 21, और यहाँ से वो 3 अट्ठे 24, कहाँ गया ये, देखो 3 अट्ठे 24। अब ये यहाँ 5 है, 3 एकम 3 2 बचा, 3 छक 18, तो आगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.816। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया सी वाला। कोई दिक्कत? तो जब भी ये, बस इसमें विशेष बात यही रखनी है कि जब भी ऐसा दिया हो तो हमेशा हर को ही पूर्ण वर्ग बनाइएगा। ठीक, अब देखो ये भाई हमारे 5 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। जैसे कि हमें पहले सवाल लिखा है एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो एग्जामिनेशन के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता? देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसा कोई अक्षर हमें ढूंढना है जो इसमें ना लिखा हो, इसमें ना लिखा हो। देखिए एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे देखो 2 बार ई है यहाँ पे 1 बार और 2 बार, यहाँ पे हमारे पास 1 ही बार ई है, तो यही अक्षर हमारा नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है? ए वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगला देखिएगा। अब ये हमें एक सीरीज दे रखी है, तो या तो 2 तरीके हैं, या तो हम इनका क्रम पकड़ में आ जाए या फिर इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा। जरा देखो क्रम कैसे पकड़ेंगे, जरा देखो एम एन ओ पी क्यू आर, अगला आएगा एस, बिल्कुल क्रम से दिए हैं। कैसे दिए हैं? अब इनमें एस वाला पहले देख लो, एक अक्षर हमें तो लास्ट का मिल गया है, तो एस वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एच एस। क्या आ जाएगा? एच एस। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या? जब भी कभी ऐसी श्रृंखला आए तो सबसे पहले जो है इसमें क्या करिएगा? अंतर लेके देखना है, क्योंकि किसी ना किसी अंतर का वास्तविकता हो सकती है। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है देखो 21 से 5, और यहाँ पे कितना है आपका देख लो 7। ऐसे ही यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे जरा देखिए 11 से 8 गए, कितने बचे 3, और 5 से 1 यानी 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 हैं 5 हैं 7 हैं, अगली संख्या क्या आनी चाहिए? तो यानी कि अगर यहाँ पे अंतर होना चाहिए वही, और यहाँ पे 2 जगह हमारा अंतर है, तो कोई ऐसी एक, तो ये अभाज्य संख्याएं लग रही हैं। कौन सी संख्याएं दिख रही हैं? अभाज्य। लेकिन अगर हम अभाज्य ले लें, मान लो, तो यहाँ पे 13 है, अगली 11 अगर हम यहाँ पे ले लिए, तो इनका अंतर क्या लेंगे? ये बात हमारे लिए है समस्या पैदा करेगी। तो इनमें इससे पहले 11 आना चाहिए, यानी कि इनमें भी अंतर कितने का है? 2 2 का है, लेकिन यहाँ पे 3 का अंतर है। तो फिलहाल आंसर हमारा यहाँ पे
कितना आएगा, 37 आना चाहिए। देख लीजिए जरा यहाँ से क्या है। हटाओ, कितना बचा, एक, और यहाँ पे यानी कि हमारा अंतर कितना है, 11 है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो सब अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, कितनी ली गई हैं, अभाज्य। तो अगली संख्या 7 के बाद कौन सी है, 11, तो 11 जोड़ लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया आपका, 37। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है पप्पू, सुधा, रजनी, विजय व शंकर भाई, 5 भाई बहन हैं। कितने हैं, कौन कौन है भाई, एक तो पप्पू है, पप्पू बहुत कॉमन नाम है, हर जगह होता है। पप्पू, सुधा, रजनी, विजय और शंकर। ठीक है, कोई कोई तो दो नाम का इकट्ठा ही कर लेता है, विजय शंकर दोनों एक ही हो जाते हैं भाई। देखो पांचों लोग हो गए। अब कह रहा है कि विजय शंकर से छोटा है, जो विजय है वो शंकर से छोटा है, यानी कि विजय छोटा है और शंकर इससे क्या है, बड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, सुधा रजनी से छोटी है, जो सुधा है वो छोटी है किससे, रजनी से। तो जब भी इनमें कोई आपस में संबंध ना निकले तो ऊपर नीचे की तरफ बना लीजिएगा। अब कह रहा है रजनी पप्पू से छोटी है, रजनी जो है वो पप्पू से भी छोटी है, यानी पप्पू फिलहाल रजनी से कैसा है, बड़ा है। अब आगे देखो, सुधा शंकर से बड़ी है, सुधा जो है वो शंकर से क्या है, बड़ी है, जबकि यहाँ पे सबसे छोटी है। ठीक है, तो यानी सुधा शंकर से बड़ी है तो शंकर से बड़ी कर लो। अब रजनी इससे बड़ी है तो इससे बड़ी कर लो। पप्पू तो इनसे भी बड़ा है, यानी पप्पू सबसे बड़ा है फिर। ठीक है, तो ये हमारा क्रम हो गया इसको बनाने का। तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन रह गया, विजय। ठीक है, तो सबसे छोटा आ गया आपका कौन, विजय। ठीक है, तो ऐसे जब भी बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल, राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं। अब भाई देखो, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं, इकलौती बेटी का मतलब स्वयं मोनिका ही है भाई। मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी क्या होती है, एक ही बच्चा हो सिर्फ। ठीक है, यानी कि मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं। मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है। अब जरा देखो, यहाँ पे एक भाई मोनिका है, कौन है, मोनिका। यहाँ से रखना स्टार्ट करो, क्या कह रहा है, राहुल की माँ, राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं। राहुल की जो माँ है वो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं, यानी कि ये मोनिका जो है वो राहुल की क्या है, माँ है, यानी कि ये क्या हो गई, इनकी माँ। ठीक है, तो कह रहा है मोनिका के पति। अब माँ का पति कौन होता है भाई, इनका जो पति होगा, यानी कि इनका पति है, ठीक, तो वो इसका क्या होगा, पिता, इसका क्या होगा, पिता। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, राहुल से क्या संबंध है, तो राहुल का वो पिता होगा, राहुल का क्या होगा, पिता। ठीक है, तो आज के ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहे और बहुत ही अच्छे सवाल थे इनमें। ठीक है, तो इन्हें जरूर सॉल्व करिएगा। जय हिंद, जय भारत।